नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। आज हम जीएस पेपर 4 का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 4 इन इथिकल आइडियाज इन इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। तो स्पेसिफिक हमने ये टॉपिक उठाया था सो दैट यहाँ से एज वी आर quite familiar with the names in the Indian philosophical tradition, so I thought of starting with this. इसके पहले पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसे देख सकते हैं और यू कैन ऑल्सो सी इन दी पेपर 4 का जो हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया उसमें भी आप देख सकते हैं। तो फॉर्चुनेटली गांधी जयंती भी है और उन्हीं के मेमोरी में गांधीयन इथिक्स पढ़ने का मौका आप सबको मिल रहा है, मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी कि गांधीयन थॉट्स हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। हालांकि पेपर 4 के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस में तो गांधी जी के काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो आप सीरियसली लिख सकते हो, कोट कर सकते हो और उन्होंने खुद किए हैं, तो यू कैन नॉट क्रॉस एनी वे इन गांधीयन थॉट्स, ठीक है। तो उस प्रकार से हम थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। एनीवे बाकी जो फिलोसॉफिकल पार्ट है वो हमने यहाँ पे कवर कर ही दिया है। सो गांधीयन थॉट्स कवर many aspect of human life, definitely, because being a mass leader, at such a time when British was carrying all the modern weaponaries in hand, तो ऐसे समय में एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति समाज में आता है। उन्होंने सब जो वेस्टर्न आइडियाज फॉलो करने वाले जितना भी कल्चर था वो सब उन्होंने रिजेक्ट करके वैसी लाइफस्टाइल छोड़ के एक कॉमन भारतीय एक भारतीय लाइफस्टाइल में आके उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। इसलिए बापू के शरीर पे कपड़े कम, धोती पहनना, जैसे हमारे देश के गरीब लोग हमें दिखते हैं, मासेस ज्यादातर जिस प्रकार से हमें दिखते हैं उसी प्रकार का पहराव भी उन्होंने अपना लिया था अपनी पूरी जिंदगी में, मरते समय तक, और लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी जिंदगी उन्होंने दे दी है। तो ठीक है, तो ऐसा आपने कहीं पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में कि ही वॉज सेंट विद इन अ पॉलिटिशियंस एंड अ पॉलिटिशियन विद इन अ सेंट, ऐसा उनको कहा जाता था कि ये एक संत है अमॉन्ग दी राजकारण करने वाले जो लीडर्स है, एंड ही इज अ बेस्ट पॉलिटिकल लीडर अमॉन्ग दी सेंट्स, ऐसा। सो हिज आइडियाज इमर्ज पार्टली फ्रॉम हिज इनर रिलीजियस कन्विक्शन। अभी डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे हम हर रिवॉल्यूशन या एनी इंडिविजुअल जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है, जिन्होंने बहुत बड़ा काम इस समाज में खड़ा किया है, जो कॉमन मैन को लगता है कि इम्पॉसिबल सा हो सकता है, दिस हैज ऑल द एनर्जीज दैट आर डिराइव्ड आर फ्रॉम द religious convictions we see across the world, partly from the experiences of forging strategies for mass political movement, and partly from the philosophers like Tolstoy, कार्लिले एंड थोरियू। ये अलग अलग फिलोसोफर्स के इम्पैक्ट भी उनके माइंडसेट पे होते, बिकॉज दे वर मॉडर्न इन दैट सेंस। ये जो समय था लगभग 20th सेंचुरी का बिगिनिंग और आई वुड से 19th सेंचुरी का एंड, ये रिवॉल्यूशन यूरोप में कहते हैं ना, यूरोपियन रिवॉल्यूशन उस समय में, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम कहते हैं जिसको, ये काफी तेजी पे था। इसकी वजह से कई सारे आइडिया, साइंस, इन सब की वजह से नया लोगों को पढ़ने मिल रहा था, सुनने मिल रहा था, एप्लीकेशन भी उसके काफी समय हद तक हमें प्रोग्रेसिवली दिख रहे थे वहां पे। ऑल्सो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इथिकल प्रिंसिपल्स एम्बेडेड इन हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एज वेल एज क्रिश्चियनिटी। सो हिंदुइज्म तो कहते ही है कि वो भगवत गीता जैसे ही यूज्ड टू कैरी विथ हिमसेल्फ। आपने अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी तो किस प्रकार से उन्होंने वेजिटेरियन क्लब को इंटैक्ट रखा, वो नॉन वेजिटेरियन क्लब में ज्वाइन नहीं, जब वो बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए लंदन गए थे उस वक्त का वो किस्सा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे मैंने अपने प्रिंसिपल्स को वहां जाके नहीं छोड़ा, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एंड दैट इज क्वाइट एन इम्प्रेसिंग थिंग। सो भगवत गीता का रेफरेंस देते हुए भी वो काफी चीजें डिफेंड करते थे, पढ़ते थे, लोगों को उसके रेफरेंसेस देते थे, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म। हालांकि स्पेसिफिक ऐसा कहीं पे उन्होंने ये नहीं किया था, मेरे तो भी पढ़ने में नहीं है, बट उन्होंने जैसे अहिंसा है, ओके, दैट बिलोंग्स टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एज वेल, जिसका पर्टिकुलर प्रोपोगेशन या आइडियोलॉजिकल डिफेंड जिसको किया था वो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में था। क्रिश्चियनिटी के भी कुछ उन्होंने अच्छी बातें लाइक पीस कीपिंग नेशंस, वो उसके बारे में बात करना, ये सब चीजें हम उन्होंने वहां से उठाई थी। तो दैट्स व्हाई ही बिकेम अ मास लीडर एंड ही वाज
concerned more with the praxis or the practice than with theory, कि करके देखने में ज्यादा एक फीलिंग मिलती है हमें, उसका एक अनुभव मिलता है, और उस अनुभव से फिर आप बता सकते हो सामने वाले को कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, एंड देन ही विल आल्सो अंडरस्टैंड, बिकॉज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हैव द सेम ओरिजिन, दे आर बोथ कनेक्टेड लाइक सोल्स। सो जो ए एक्सपीरियंस करेगा लगभग कुछ कंटेक्स्ट में बी भी कर सकता है, नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली वैसा ही हो, लेकिन जो सोल से रिलेटेड पैरामीटर्स है वो सारे ह्यूमन नेचर में कॉमन ही पाए जाते हैं, चाहे आप देख लो, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने वही चीज अपनाई है, वही चीज को उन्होंने समाज में भी लागू कर दी है, ठीक है। अनुभव एक्सपीरियंस का जो यहाँ पे बात की है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस की जो बात यहाँ पे हुई है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा। एक माँ अपने बच्चे को लेके आती है, वो कहती है कि मेरा बेटा जो है ना वो शक्कर बहुत खाते रहता है ना। तो शक्कर खाने का यानी शुगर जो है वो इट्स नॉट रियली गुड फॉर हेल्थ, उसके वजह से उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो आप उसको कुछ बताइए, आप में से किसी ने जान पढ़ा भी होगा इसके ये स्टोरी के बारे में। तो गांधी जी के पास जब वो माँ बेटे दोनों आते हैं, गांधी जी उनको बताते हैं कि आप 1 महीने बाद आओ। क्या कहते वो, जस्ट कम आफ्टर 1 मंथ। तो 1 मंथ के बाद में फिर से माँ और बेटे आते हैं, तो गांधी जी क्या करते हैं, वो छोटा बच्चा जो है ना, वो चाइल्ड, उसके कान में पता नहीं क्या बोल देते हैं। वो बच्चा ना, वो गुड़ है शक्कर है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द प्रोडक्ट, बट वो जो भी है वो खाना बंद कर देता है। तो ऑब्वियसली माँ को आश्चर्य लगता है, कि वो पूछती है कि गांधी जी आपने ऐसा क्या किया या क्या बताया उसको कि मेरे बच्चे ने स्ट्रिक्टली वो गुड़ या शुगर जो भी है वो खाना बंद ही कर दिया है। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए, मैंने उसको जो बताया वो मेरे अनुभव के आधार पे बताया। ये आप जब मेरे यहाँ से गए आश्रम से, उसी समय में मैंने ये चीज प्रैक्टिस करना, फॉलो करना स्टार्ट कर दी, और मैंने उसी दिन से इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। मैंने भी नहीं खाई ये चीज, और 1 महीने बाद जब मुझे पता चला कि एग्जैक्टली वो क्या कारण था जिसकी वजह से मैं इसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, बस मैंने उतना आपके बच्चे को बता दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बच्चा नहीं खाएगा, और वैसा भी हुआ। सो दिस इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। पहले खुद करके देखना है, फिर दूसरों को बताना है। दैट्स द वे गांधी जी यूज्ड टू टीच द पीपल। सो गांधी हैज अ फीलिंग ऑफ इनर सर्टेनिटी अबाउट द मासेस। एक प्रकार का कन्विक्शन था उनका, यार ये अलग ही लेवल के लोग होते हैं। जब हम उनको समाज में देखते हैं तो उनका एक अपना दायित्व होता है कि वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं। The biggest part in his life was faith in God. Gandhi has a deep faith in God. He derives his political ideology from his desire to realize God. वो चाहते थे कि वो गॉड को रियलाइज करे। नो पर्टिकुलर रिलीजन दो फॉन्ड ऑफ अ लॉर्ड रामा। ऐसा कहते हैं कि प्रभु श्री राम के वो एक फॉन्ड थे, यानी ही वॉज क्वाइट अफेक्शनेट अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ अ प्रभु श्री राम। बट ऐसा कहीं पे स्पेसिफिक ये नहीं था, उनके कैरेक्टरिस्टिक को वो बहुत चाहते थे। उनके वो जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स कहते हैं ना, उन्होंने जो लाइफ गुजारी है प्रभु श्री राम ने, वहां से जो लर्निंग्स उनको मिली है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिटन हियर सो वे। ही रिगार्ड्स गॉड एज अ इम्पर्सनल फोर्स एंड बेलिवेनेंट गवर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इम्पर्सनल, ही इज नॉट एन इंडिविजुअल। वो कोई हमारे जैसे आपके जैसे कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक फोर्स है जो दिखता नहीं है, उसका एक अपना फोर्स है, और उस फोर्स के आधार पे ही पूरे विश्व का चयन वो करते रहते हैं, संचयन करते रहते हैं। गॉड इज प्रेजेंट और इमेनेंट इन एवरी ह्यूमन सोल। वो डेफिनेटली ये मानने की वजह से ही वो मासेस में भगवान को ढूंढते थे, है ना। इफ एवरी ह्यूमन सोल हैज द प्रेजेंस ऑफ, और इमेनेंट, इमेनेंट का मतलब उसमें ही मौजूद रहना, तो गॉड सूक्ष्म अवस्था में भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति के आत्मा में अगर है तो हर व्यक्ति में भगवान है। दैट्स द सिंपल वे, जो शायद क्या कहते हैं, विवेकानंद जी पे कहते थे, स्वामी विवेकानंद जी। तो इसके आधार पे अगर सोचा जाए तो डेफिनेटली ही वॉज प्रेजिंग द एवरी इंडिविजुअल लाइक एन आइडेंटिटी ऑफ अ गॉड। That's why he was a mass leader. Gandhi's ideas belong to the religious mysticism than to pure logic. अभी ये किसी को पढ़ सकता है, किसी को नहीं पढ़ सकता है। साइंटिफिक कम्युनिटी क्या सोचती है कि why not pure logic? आप बताइए on what basis you have accepted the existence of a god? But Gandhi ji, like any other saint in India, he used to believe on the religious mysticism. Mysticism का मतलब mystic, जो
एक अलग ही पहचान होती है उनकी ही, लॉजिक के आधार पे उन्हें समझा नहीं जा सकता। मिस्टिसिज्म फिलोसॉफी में अपने आप में एक अलग ही चैप्टर भी है, आप जो ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता है। लेकिन बेसिक अगर जानना हो तो जो चमत्कार करते हैं, अवतार रहते हैं, कई सारे गांवों में, इलाकों में आप इंटीरियर में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसे लोग आज भी मौजूद है इस देश में जो इस प्रकार का मिस्टिक आइडेंटिटी लेके लेके आने, ऑलरेडी दे हैव दैट। सो वो ट्रेड के बेस पे उनको मिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने सदगुरु का नाम सुना ही होगा, जग्गी वासुदेव, तो ही इज वन ऑफ देम कि जिनको मिस्टिक कहा जाता है, राइट। गांधी कंसिडर्स दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ अ मैन इज टू रियलाइज द विजन ऑफ अ गॉड, कि गॉड ये कर क्यों रहा है, उसका रीजन क्या है, ये सब लोगों से उसकी अपेक्षाएं कौन सी है, ये उनको रियलाइज होना चाहिए, ऐसा गांधी जी मानते थे। अकॉर्डिंग टू गांधी, रियलाइजेशन ऑफ गॉड इज इम्पॉसिबल अनलेस वन फॉलोज द पाथ ऑफ ट्रुथ, लव, नॉन वायलेंस एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये देखो, अभी हमने अष्टांग मार्ग की बात की थी, बुद्धिज्म ने हमने पढ़ा था। अष्टांग मार्ग क्या था, या आपने जैना के त्रिरत्नास की हमने बात करी थी, क्या थे वो, है ना। यही तो सारी चीजें थी कि हमने झूठ नहीं बोलना है, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है, वायलेंट नहीं होना है। तो डेफिनेटली गांधी जी के जो आइडियल्स थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, वो कहीं ना कहीं पे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म से ही डिराइव होते हुए हमको नजर आते हैं। God in Hindu conception is eternal, all-knowing, all-powerful and absolutely benevolent. हिंदू में गॉड का इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। गॉड हैज नो फॉर्म और क्वालिटीज, ही इज अ निर्गुण निराकार ब्राह्मण। अब ये निर्गुण निराकार ब्राह्मण जैसे जनरली वेदांत में हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है, जो आदि शंकराचार्य जी ने दिया हुआ है। वेदांत में हम उसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि निर्गुण, जिसमें गुण नहीं है। तो गुण कितने प्रकार के, तीन, रजस, तमस एंड सत्व। इसके भी बियॉन्ड, ना वो रजस है, ना वो तमस है, ना वो सत्व है, उसके भी बियॉन्ड जो अस्तित्व है उसको निर्गुण कहा जाता है। आप में से आई डोंट नो कितने लोगों ने ऋग्वेद का अध्ययन किया हुआ है। ऋग्वेदा में जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म का डेफिनेशन दिया हुआ है ना। ब्रह्म का डेफिनेशन दिया हुआ है ऋग्वेद में, वो इस तरह से है कि जब न सत्य था ना असत था, नाइदर लाइट था ना डार्कनेस था, पूरा जो सृष्टि थी वो अंधकारमय थी, उसी वक्त एक तिमतिमाता हुआ उजाला, और उसको जिसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, वो सूक्ष्म अवस्था में शांत कही तो अध्ययन कर रहा था, बैठा था, या मेडिटेटिव अवस्था में था, ऐसा कहा जाता है। उसी को कहते हैं आदि। अब शायद आपके समझ में आया होगा कि जग्गी वासुदेव ने आदि योगी नाम क्यों रखा हुआ है। आई बात ध्यान में। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो क्रिएशन के पीछे सब जगह ना, उसको ऐसा भी डिस्क्राइब नहीं किया है कि कुछ कंप्लीट डार्कनेस था। वो कहते हैं कि ना डार्कनेस था, ना लाइट थी, ना कुछ अच्छा था, ना कुछ बुरा था, ना क्रिएशन था, ना डिस्ट्रक्शन था। इसके बियॉन्ड जाके एक सूक्ष्म अवस्था में जो एग्जिस्टिंग फैक्टर था, जिसको आदि कहा जाता था, वही ब्रह्म स्वरूप है। अब इतना डीप ऋग्वेद में अगर डिस्क्रिप्शन दिया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ नॉलेज दीज पीपल हैड एट दैट टाइम। बाकी सारी बातें एक तरफ रख दो आप, लेकिन फॉर अ मोमेंट सोच के देखिए कि इस प्रकार का नॉलेज कैसे मिल सकता है। वाई देर आर पीपल हु आर गेनिंग बाय जस्ट मेडिटेशन। क्या हो सकता है ऐसा, क्या होता है कि हम इस अवस्था से निकल के अगर कुछ निर्गुण अवस्था की ओर जाने का प्रयास भी करें तो हम क्या कुछ नहीं मिला सकते। तो मिलने का तो छोड़ दीजिए, अस्तित्व का अंदाजा आना, जो गांधी जी की यहाँ पे एक यह है ना कि इट इज अवर यू नो, कि हमारा विजन, गॉड के विजन को रियलाइज करना ही हमारा अल्टीमेट गोल है। आई बात ध्यान में। सो निर्गुण का मतलब होता है जो ये सत्व रजस तमस के बियॉन्ड है। इसलिए आप देखिए, ब्रह्म का जो मैंने आपको जस्ट ऋग्वेद का डेफिनेशन बताया, वो निर्गुण ही तो है। वो ना ही सत्व है, ना रजस है, ना तमस है, निराकार, उसका कोई आकार ही नहीं है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, उसका कोई लेंथ नहीं, ब्रेड्थ नहीं, विड्थ नहीं, साइजेबल, नॉन साइजेबल, ही इज बियॉन्ड दैट। ठीक है। निराकार ये सिखों में भी यूज किया जाता है ना। तो ये अलग अलग कंटेक्स्ट में सिर्फ ये ना, एक वो कैसा आता है, डेस्टिनेशन मे बी वन, ओके, लेकिन उसके तरफ जाने वाले रास्ते तो बहुत हो सकते हैं ना। यही तो इंडिया का थॉट है ना, कि दैट्स व्हाई वी अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी,
है ना? तो आप कहोगे कि नहीं हम ही है, या ऐसा ही है, वैसा ही है, यही सत्य है, ये आपका जो है सब गलत है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी मोर। ओके, द क्रिश्चियन गॉड इज अ पर्सनल एंड हैज अ ट्रून फॉर्म ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट। ये क्रिश्चियन के फिलोसॉफी के अनुसार उन्होंने रखा है कि उनका गॉड कैसा है। गांधी रिगार्ड्स गॉड एज अ ट्रूथ, लव, फियरलेसनेस एंड द सोर्स ऑफ अ लाइट एंड लाइफ। तो उसको बहुत पॉजिटिवली उन्होंने कनोटेशन दिए है गॉड को। ही सेज दैट गॉड एंड हिज लॉज आर द सेम। सो गॉड और लॉज कोई अलग नहीं है, जो गॉड है वही लॉ है, और जो लॉ दिखता है नेचर का वही गॉड ही है। गॉड इज ऑल्सो ट्रुथ, नॉलेज, ब्लिस, सच्चित आनंद। ये सेम डेफिनेशन आदि शंकराचार्य जी ने भी दी है। आप सबने अगर पढ़ा होगा तो, या फिर हम आने वाले सेशंस में पढ़ने वाले हैं। आदि शंकराचार्य यूज्ड टू से कि ब्रह्म स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत है, कॉन्शियस है, उसको सब समझता है कहाँ क्या हो रहा है। सॉरी, सत है यानी ट्रूथ है, कि वो सत्य है, ऐसा नहीं कि किसी ने इमेजिनरी क्रिएट किया हुआ है। सो ऐसा नहीं है, इट्स सत्य। चित का मतलब है वो कॉन्शियस है, उनको पता चलता है कहाँ क्या चल रहा है। ही इज अवेयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग व्हाट इज हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स। एंड स्वरूप उसका कैसा है, आनंद, हैप्पीनेस, आनंद। आनंद को हैप्पीनेस नहीं कह सकते, वो प्रॉब्लम है। आनंद अपने आप में एक सुखद अनुभूति है जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इट्स द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन दैट अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैन एवर एक्सपीरियंस। आई बात ध्यान में? तो वो जो आनंद की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप। आदि शंकराचार्य ने वैसे ही बताया, जो अल्टीमेटली गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं पे उसको एडमिट करते हुए हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि हम ये इथिक्स पढ़ रहे हैं ऐसा शायद आपको नहीं लगेगा। आप में भी सोच सकते हो कि सर ये कहाँ आप फिलोसॉफी पढ़ा रहे हो इथिक्स के जगह पे। देखिए, इथिक्स कुछ अलग है नहीं। इथिक्स का बैकग्राउंड जो है वो कंप्लीट फिलोसॉफी है, कंप्लीट। आजकल के यूपीएससी के आने वाले एसेज में स्टूडेंट को दिक्कत क्यों हो रही है, कभी आपने इस बात का सोचा? क्योंकि एसेज जो है ना वो कहीं ना कहीं पे फिलोसॉफिकल डायमेंशन से पूछे जाते हैं, नॉट फिलोसॉफी ही पूछी जाती है। ये बात ध्यान में रखो, फिलोसॉफिकल डायमेंशंस। फिलोसॉफिकल डायमेंशंस यानी क्या भाई? अगर समंदर है, समंदर से एक रिवर निकलती है या रिवर मिलती है उसको, या अलग अलग स्ट्रीम समंदर को मिलती है आके, हम देखते हैं कि ये अलग अलग ए बी सी स्ट्रीम्स है मान के चलते हैं, समंदर तो एक ही है ना, फिलोसॉफी एक ही है। लेकिन उसको मिलने वाले अलग अलग जो विभाग है जिसका अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, कहीं उसको इथिक्स कहा जाता है, कहीं उसको मोरालिटी कहा जाता है, कहीं पे भी आप लेके जाओ वो जाएगा तो फिलोसॉफी के पास ही। कहने की बात यह है कि फिलोसॉफी में हम इन सब के बैकग्राउंड के लॉजिक को समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों ये जरूरी है, क्यों हमने अपने जिंदगी में किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। ये बाहर के लोग क्यों सिखाएंगे भाई साहब? मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने कैसे बिहेव करना चाहिए, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन फिर भी हाँ, हम एक समाज का हिस्सा है, इसीलिए समाज में रहते वक्त हमें उन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो समाज को अफेक्ट करता है। इसी को यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कहते हैं। कभी आपने ये टर्म पढ़ी होगी या नहीं पता नहीं, बट मैंने पढ़ी है। उसके बारे में ये है कि यूनाइटेड कॉन्शियसनेस है, आप खुद कुछ भी करो उसका इंपैक्ट समाज पे होने वाला है। आप कोई डिसीजन लेते हो उसका इंपैक्ट समाज पे होने वाला है। आप पैसे कमाने वाले हो, आप गरीबी में जी रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, समाज पे उसका हर आपके डिसीजन का इंपैक्ट होते रहता है। दैट्स व्हाई इथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो मुझे इथिक्स फॉलो करने की क्या जरूरत है? व्हाई शुड आई डू? क्योंकि मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करूंगा। ये जो हमें वेस्ट ने पढ़ाया है, सिखाया है, थेरीज हमारे देश में आती है, कई सारे माध्यम से हम तक ये पहुंचाया जाता है कि मेरी जिंदगी है, मैं डिसाइड करूंगा। आप करो डिसाइड, आपकी ही जिंदगी है, कोई और कुछ करेगा ही नहीं। बस इतना समझ के हमने डिसीजंस लेने हैं कि हमारे एक निर्णय का इंपैक्ट समाज के हर स्तर पे होता ही है, कि बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड कॉन्शियसनेस। हम उससे परे नहीं है, इसको समझ में लेना हमने ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको गांधी जी की पहले फिलॉसफी, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पे तो बाद में आ ही जाएंगे, लेकिन वो तो क्या है, सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, सत्याग्रह करो अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है वगैरह, ये सब आपको पता ही है अच्छे से। लेकिन उसके पीछे की फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है ना? हम देखते हैं ना कि एक XYZ व्यक्ति जो भी उसके लाइफ में करता है,
तो आप उसके प्रति जानने का जब प्रयास करते हो तो आप अपने आप में पूछते हो ना कि इस व्यक्ति की लाइफस्टाइल क्या रही होगी, इनके संस्कार कैसे रहे होंगे, इनके पापा मम्मी या पेरेंट्स कैसे थे, इसकी फैमिली कैसी थी, कहाँ पढ़ा, कहाँ से एजुकेशन लिया, ये सब आप देखते हो ना। क्यों देखते हो फिर? वाई यू? बिकॉज उसकी फाउंडेशनल वैल्यूज कैसी डेवलप हुई है, वो आपको बताएगा कि वो पर्सनैलिटी आज ऐसी क्यों है। आई बात ध्यान में। दैट्स वाई इथिक्स पढ़ते समय फिलोसॉफी का थोड़ा सा हमें अंदाजा रहना ही चाहिए। अदरवाइज फिलोसॉफी को हम साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ठीक है। इथिकल कंडक्ट अकॉर्डिंग टू गांधी, मैन कैन नेवर रीच परफेक्शन ऑफ अ डिवाइन वर्च्यूज। ये बहुत सही बात है। हम लोग कई बार जो है उसका अप्रिशिएट ना करते हुए जो नहीं है उसके पीछे भागने का प्रयास करते रहते हैं। वी ट्राई टू रीच टू द लेवल ऑफ परफेक्शन एंड विच एक्चुअली इज नॉट इन योर ओन आईज, इट्स इन द आईज ऑफ अदर पीपल। आपके बारे में बाहर के लोग क्या बता रहे हैं, आपके जॉब के बारे में, आपके सर्विस के बारे में, आपके एग्जिस्टिंग फैमिली के बारे में, आपके समाज के स्तर के बारे में बाहर के लोग डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे। तो आपको लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, एंड दैट्स व्हाई यू ट्राई टू रीच एट अ लेवल ऑफ अ परफेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज ये क्यों है? बिकॉज ये जो डिवाइन वर्च्यूज है ना बॉस, ये सिर्फ एक के पास है, वो है ब्रह्म। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको क्या चाहिए वो समझ के लेना है। अब उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, अलग से जानना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअल क्लासेस दैट वी आर कंडक्टिंग हियर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू convey the meaning that Gandhiji used to think about this. Okay. However, they should strive with all their strength to follow the virtues of truth, love, non-violence, tolerance, fearlessness, charity, service to mankind. मतलब यह है कि भले हम परफेक्शन के तरफ नहीं जा सकते, हर वर्च्यूज को पूरी अपनी लाइफ में इम्प्लांट नहीं कर सकते, बट हम पूरी तरीके से फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं। मेन हैव टू अपहोल्ड द राइट रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस दे मे फेस। पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस दे मे फेस, लेकिन इसको समझने के लिए ना, मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में कहा था, धर्म की व्याख्या बेटा हमें समझते आनी चाहिए कि धर्म क्या होता है। इट्स नॉट अ रिलीजन। फिर से दोहराता हूं, अगर आप पहली बार इस पर्टिकुलर टॉपिक को मेरे वीडियोस में सुन रहे हो, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। ठीक है। धर्म मैंने लास्ट टाइम बताया था बुद्धिज्म के लेक्चर में आपको अच्छे से, नॉट इन डिटेल बट बुद्धिज्म का वो धम्म था वहां पे, तो उस कंटेक्स्ट में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। आप वहां जाके एक बार उसको देख सकते हो। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट धर्म। ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए हम सबको प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे धर्म के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि क्या धर्म मुझ पे निर्भर है? धर्म सिर्फ मुझ पे निर्भर नहीं है, धर्म हम सब पे निर्भर है, क्योंकि हम सभी उसको मेंटेन कर सकते हैं। मानो मैं ये मान लेता हूं या मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस पृथ्वी पे कोयले का कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन करके मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरी जनरेशन तक पूरा कोयला खत्म हो जाना चाहिए। मैंने डिसाइड किया, बिकॉज आई हैव दैट राइट। मैं उतना पावरफुल हूं, मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो जितना कोल का प्रेजेंस है पूरे वर्ल्ड में, पूरा एक्सट्रैक्ट करके मैंने कंप्लीट नल कर दिया, जीरो। क्या होगा? कहीं ना पे कोल पे डिपेंडेंट एनवायरमेंटल सिस्टम जो है, और रैदर कोल एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसके बर्निंग से जो इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे होने वाला है, इस एनवायरमेंट के अलग अलग सेक्टर्स को ये कोल प्रोडक्शन, ये कोल बर्निंग जो डैमेज करने वाला है, और इस वजह से जो एनवायरमेंट लॉस होगा, इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे गिरेगा? ह्यूमन सोसाइटीज पे। ह्यूमन सोसाइटीज यानी कौन? वी आर। हमें ऐसा लग सकता है, मेरे साथ अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ, बट कांट यू सी, कांट यू रीड, कांट यू चेक ऑन दी इंटरनेट कि कहाँ क्या चल रहा है वर्ल्ड में? एनवायरमेंटल इश्यूज का इतना कंसर्न बढ़ चुका है, इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने अलग से एक बॉडी बनाई, यूएनएफ ट्रिपल सी करके। आपने सुना, पढ़ा ही होगा आपने, करंट अफेयर्स में यूएनएफ ट्रिपल सी है। माँ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को ये सब बनाया, फॉरेस्ट वगैरह। ये क्यों, क्या जरूरी है? दिस इज समथिंग अ पार्ट ऑफ अ धर्म। जो हमारे मन में है वैसा हम नहीं कर सकते। इट हैज सम रिलेशंस। दैट्स व्हाई आई सेड यूनाइटेड कॉन्शियसनेस। मैंने तो चलो पृथ्वी की बात की, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट अ कॉस्मिक एनर्जीज और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, तो इसका तो रिलीजन का जो सॉरी धर्म का जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो तो कॉन्शियसनेस जहां तक है वहां तक जाता है। अब आप बोलोगे तो ब्रह्म भी कॉन्शियस है सर, तो डेफिनेटली ब्रह्म ही तो धर्म है।
वो ये सब चलाने के प्रयास में है जो शांति से प्रस्थापित हो, इसलिए वो निर्गुण है, गुणों के बियॉन्ड है। इसलिए रजस तमस और सत्व, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जहां पे हमको ये दिखता है, जहां एग्जिस्टेंस है ह्यूमन का, उस कंटेक्स्ट में ही हम उसको जान सकते हैं। अब आप सोच के देखिए कि ब्रह्म, उसका क्रिएशन जो निर्गुण है, उसके बाद ह्यूमन क्रिएशन और उसमें रजस तमस सत्व ये गुण होते हैं, ये पतंजलि महामुनि और कई सारे भारत के हमारे फिलोसोफर्स ने कई साल पहले बता के वो चले गए थे। एंड हाउ मेनी ऑफ अस नो दिस नाउ, राइट? शोकांति क्या कहते हैं हम इसको, इट्स आयरनी। गांधी जी अर्जेस सत्याग्रहीज टू अडॉप्ट दीज वर्च्यूज। ये वर्च्यूज ही तो अडॉप्ट करने हैं। और होता क्या है, जैसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इज अ विंडो टू ऑल वर्च्यूज, ऐसा कहा जाता है। क्यों? तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है? यही तो सस्टेनेबिलिटी का डेफिनेशन है बॉस। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ते रहते हैं हम लोग। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है उतना ही कंज्यूम करिए जितना आपको आवश्यक है। नीड बेस्ड अप्रोच, नॉट अ ग्रीड बेस्ड अप्रोच। मैंने शायद आपको किसी लेक्चर में कहा भी था, ये सब जो मैं कह रहा हूं ना, यही आपके स्टडीज में लिख सकते हो। नीड बेस्ड अप्रोच, नॉट अ ग्रीड बेस्ड अप्रोच। ग्रीड के बेस्ड काम करोगे, प्रॉफिट ओरिएंटेशन से काम करोगे, हाँ मेरा बढ़ना चाहिए बिजनेस, मेरा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इट्स नॉट अ नीड बेस्ड, इट्स अ ग्रीड बेस्ड। इसलिए नीड का मतलब ही जितना जरूरी है, उसका मतलब ही सस्टेनेबल है, उसका मतलब ही सेल्फ कंट्रोल है। एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिटन कि सेल्फ कंट्रोल इज अ विंडो टू ऑल वर्च्यूज। दैट्स व्हाई गांधी इक्वेट्स गॉड विद ट्रूथ एंड लव। अब ये बातें ट्रूथ एंड लव वगैरह समझने के लिए काफी अलग लेवल पे हम उसको रियलाइज करना पड़ेगा तब जाके। लेकिन गांधी जी के थॉट्स लिखते वक्त डेफिनेटली इसके बारे में आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। गांधी इक्वेट्स गॉड विथ ट्रूथ। वो क्या करते हैं? गॉड को ट्रुथ के साथ इक्वेट करते हैं। एज ही इज अ सच्चिदानंद, ही डेजिग्नेटेड हिज रिलीजन एज अ रिलीजन ऑफ अ ट्रुथ। वो कौन सा धर्म फॉलो करते हैं? वो कहते हैं मैं सत्य धर्म फॉलो करता हूँ। जो सत्य है, सत्य क्या है यहाँ पे? जो सच्चित आनंद है, जिसको उन्होंने इनडायरेक्टली तो अपने बुक्स में ऐसा कहीं लिखा नहीं, बट वो ब्रह्म की जो वेदांत की डेफिनेशन है उसको वो मानते थे। ट्रुथ कॉन्स्टिट्यूट्स द डिवाइन इसेंस। ट्रुथ क्या करता है? डिवाइन इसेंस को कॉन्स्टिट्यूट, उसका एक हिस्सा है वो। रादर आई वुड से ट्रुथ इज डिवाइन, डिवाइन इज अ ट्रुथ। गांधी यूजेस मेटाफर टू एक्सप्लेन द मीनिंग। वो एक मेटाफर यानी छोटा सा कोई एग्जाम्पल, जिसको रियलिटी भी नहीं बट उसको समझने के लिए काफी अच्छा कोट किया जा सकता है। इंडिविजुअल मैन इज लाइक अ स्पार्क ऑफ अ ट्रुथ, when all sparks combine they result in an indescribable divine conflagration। छोटे छोटे स्टार्स है ना, उन सबको आप एक जगह पे ले आओ और उनको कंबाइन कर दो तो कितना बड़ा एक उनका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। आई बात ध्यान में? तो जो छोटे छोटे लाइट्स दे रहे थे, अगर एक साथ आ जाए, मान लो आप इसका ये 2 वैट के है सारे, हाँ वहां पे हमें 6 अलग अलग स्टार्स दिख रहे हैं, तो है ना, तो 6 टू 12 वैट का डायरेक्ट लाइट दिखेगा। अभी हम इसको समझ सकते हैं इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया, बट गांधी जी का मानना था, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी कन्विंस्ड अबाउट द मास पावर। वो कहते थे कौन ब्रिटिश, कहाँ के ब्रिटिश, मास का जो पावर है ना भैया वो किसी का नहीं होता है। बिकॉज ही वॉज कन्विंस्ड अबाउट दिस, दैट्स द मेटाफर ही यूज्ड, है ना। इसको आप बहुत अच्छे से केस स्टडीज में कोट कर सकते हो। ये बहुत सारे के सारे एग्जांपल आपको हेल्पफुल है, या ये जो थेरीज में बता रहा हूँ, या हम जो भी थॉट्स पढ़ते हैं हर फिलोसोफर्स के, ये कहीं पे भी आप यूज करके लिख सकते हो, केस स्टडीज में भी, rather इन दी आंसर्स ऑफ सेक्शन एज वेल। गांधीज मेटाफर इज रैदर ऑब्सक्यूर। वो कहते हैं कि थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इन मॉडर्न लॉजिक ट्रुथ एंड फॉल्सहुड आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रपोजिशंस। क्या मतलब हुआ इसका? कि जैसे कहते हैं ना, एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, राइट? तो ट्रूथ एंड फॉल्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रपोजिशंस। मॉडर्न फिलोसोफर्स गिव टू थ्योरीज ऑफ ट्रूथ। अब जनरली देखो फिर से फिलोसोफर ही आ गए, क्योंकि इनका क्या कहना है ना, ये बड़ा कंसर्न वाला बात होता है। क्योंकि कोई आपके क्रॉस कर दे, कोई आपके लॉजिक्स को क्रॉस कर दे, तो इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ कि अरे आपका अध्ययन शायद पूरा नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय, आप सुन उनके बारे में जानते ही होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय में फिलोसोफर्स यूज्ड टू कम टुगेदर एंड दे यूज्ड टू डिस्कस देयर ओन फिलोसॉफीज एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। तो हर कोई अपनी अपनी फिलोसॉफी रखता था,
फिर लोग उसको क्रॉस एग्जामिन करते थे और फिर सब अपने फिर से कहाँ पीछे पड़ गए उसके डेवलपमेंट के सर्च क्वेस्ट इन दे यूज्ड टू स्टार्ट सर्चिंग इन द क्वेस्ट ऑफ नॉलेज। तो मॉडर्न फिलोसोफर्स जो थे उस समय में डेफिनेटली ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स ही है who gave two theories of a truth. One called the correspondence theory of a truth. It says that a true statement corresponds to some fact in the world. अब ये उनके छोटे दिमाग के अनुसार उन्होंने रखी हुई थेरीज है वेस्टर्न थॉट्स की। अनफॉर्चुनेटली हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है, बट चलो आपको बता ही देता हूँ कि ये थेरी क्या है। अगर मैं कहता हूँ पेन, तो यू नो, यू कैन फील, यू कैन टच, you can sense what is pain. That's the correspondence. Whatever word you are using, it has some real fact. ये जो fact लिखा है ना यहाँ पे कि fact यानी कुछ है जो उसके करस्पॉन्डेंस में एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा पेन तो आपको पता है पेन, मैंने कहा बुक तो यू नो द बुक, मैंने कहा वाटर यू नो व्हाट इज वाटर, मैंने कहा सॉल्ट यू नो द सॉल्ट, अगर मैंने कहा ब्रह्मा, आया ना सवाल? तो इनकी करस्पॉन्डेंस थ्योरी ये कहती है जो फैक्ट है जिसको आप स्टेटमेंट के साथ करस्पॉन्ड कर सकते हो वही ट्रूथ है, बाकी फॉल्स है। छोटा दिमाग छोटा ही सोचेगा। एनीवे, सेकंड कंसेप्शन ऑफ ट्रूथ इज बेस्ड ऑन द कोहेरेंस थ्योरी. It says that a statement is true if it is consistent with a system of ideas or beliefs that one holds. अब ये भाई साहब ने थोड़ा सा इनके जो भी करस्पॉन्डेंस थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ ना, उसके बेस पे फिर कोहेरेंस थ्योरी डेवलप हुई, जिसमें बताया गया कि चलो हम ये मान के चलते हैं, ये बुक पेन के थोड़ा बाहर आ जाते हैं, थोड़ा मैच्योर बिहेव करते हैं और ये बोलेंगे कि हम जो सिस्टम ऑफ आइडियाज या बिलीफ को मानने वाले जो है ना, उसको भी ट्रूथ हम मान सकते हैं। तो वेदांत में अगर ये बिलीफ है कि ब्रह्म सत्य है, जो मोस्टली भगवत गीता या हिंदुइज्म में माना जाता है, तो भाई साहब क्या गलत है? इट इज सिस्टम ऑफ आइडियाज और बिलीफ्स। जैनिज्म में जिनेन्द्र कहते हैं ना, वो हमने जैनिज्म के चैप्टर में पढ़ा था। जिनेन्द्र कहते हैं, तीर्थंकर की बात करते, पाप पुण्य की भाषा करते, कैवल्य ज्ञान की भाषा करते। बताइए पेन बुक जैसा आप बता पाओगे कैवल्य ज्ञान कहाँ पे है? बता पाओगे पाप पुण्य कहाँ पे है? मानते तो है दैट्स द सिस्टम ऑफ आइडियाज। बुद्धिज्म में जान लो, बुद्धिज्म में ये एट फोल्ड पाथ कहते, मिडिल पाथ जिसको उन्होंने कहा था कि अष्टांग, वो इसकी बात करते पाथ डिफरेंट, जिसके आधार पे आप अपनी लाइफ को इथिकल बना सकते हो या आप मेटाफिजिकल रियलिटी को जान सकते हो। या उन्होंने 12 चक्रास जो दिए हुए हैं, जिसको वो धम्म चक्र भी कहते हैं, ये सारा जो है ये कहाँ है, किससे कहीं पेन बुक जैसा रिलेट किया जा सकता है? It is a system of ideas. It is a belief that one holds. In first view, the truth reduces to the question of empirical verification. ये स्मार्ट स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो जल्दी रैंक निकाल लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं आंसर्स में। उनकी एक खासियत होती है आंसर राइटिंग में ना, ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं, उसके वजह से उनको मार्क्स मिलते हैं। एम्पिरिकल मतलब विच इज वेरीफाइबल, विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन अ सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो एम्पिरिकल वेरिफिकेशन का मतलब है, मैंने जैसे कहा पेन, यू कैन शो मी द पेन, दिस इज पेन। तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? एम्पिरिकल वेरिफिकेशन से। इन सेकंड व्यू, द ट्रूथ इज अ मैटर ऑफ अ लॉजिकल कंसिस्टेंसी। क्या इज इट लॉजिकली कंसिस्टेंट, ये देखा जाएगा। अगर यहाँ पे फिर से इशू ये है कि ये लॉजिकल को ज्यादा महत्व दे रखा है, जो कांट के अनुभूति में देखा जाए तो कुछ कुछ बातें बियॉन्ड ह्यूमन माइंड होता है। शायद मैंने आपको ये बताया नहीं होगा, लेकिन एक बुद्धि के लिए हमारे देश में, भारत में उसको कहा जाता था चतुष्कोटि विनिर्मुक्त। चतुष्कोटि विनिर्मुक्त जो एग्जिस्टेंस है ना बॉस, ब्रह्मा, ये चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। यानी क्या, बुद्धि कैसी है? चतुष्कोटि है, उसके 4 कॉर्नर्स है बुद्धि के, ये 4 कॉर्नर है, इसके बियॉन्ड वो सोच ही नहीं सकती। एंड अनफॉर्चुनेटली लॉजिक ये जो पार्ट है, ये कंप्लीटली इस चतुष्कोटि का ही सोचता है। इसलिए जो समझेगा उसी को मानेंगे, जो समझ में नहीं आएगा उसके बाहर जाएगा, उसको वो नहीं मानेंगे। दैट्स द वे द रैशनलिस्ट और लॉजिकल पीपल थिंक।
और ये लॉजिक जो डेवलप हुआ है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में जो हम हिंदुइज्म कहते हैं, बुद्धिज्म कहते हैं, जैनिज्म कहते हैं, जो एक्सपर्ट थे मेटाफिजिक्स में, जो बियॉन्ड लॉजिक है ना, उसके बारे में बाप लोग थे हमारे देश में, उसको डायरेक्टली वेस्टर्न लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि मेटाफिजिक्स नाम की कोई चीज होती नहीं है। इन शॉर्ट, बुद्धि के बियॉन्ड जो भी है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लॉजिक के बियॉन्ड, रीजन के बियॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपली उन्होंने ये बता दिया कि अभी हमको मेटाफिजिक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वी कैन सिंपली रिलाई ऑन द लॉजिक, एंड जो लॉजिक के बियॉन्ड है उसको रिजेक्ट कर दो। दैट्स वाई ये लॉजिकल कंसिस्टेंसी का मतलब ये है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, यानी आपके रीजन को, बुद्धि को पढ़ता है, समझता है। सुपरस्टिशन उसको नाम दे दिया था उन्होंने, जो बियॉन्ड लॉजिक है। इसलिए हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है जब से ये सब हमारे देश में फ्लो होते गया है। अनफॉर्चुनेटली ये फ्लो हुआ और हमारी जो इसेंस था, कल्चरल आइडेंटिटी जो थी, वो हमने कहीं ना कहीं पे खो दी है। हालांकि शायद अब बदल हो सकता है। Gandhi's idea of a truth is not taken from epistemology or a theory of a knowledge. ये फिलोसॉफी के डायमेंशन से देखा जाता है। एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स, ये दो चीजें हैं। एपिस्टेमोलॉजी यानी एक थ्योरी, मेटाफिजिक्स यानी मानो जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्म हो गया मेटाफिजिकल रियलिटी, जो बुद्धि के आधार पे तो समझी नहीं जा सकती, लेकिन ब्रह्म तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता तो होगा। तो वो जो स्टेप्स है 1 2 3 4 5 6, ये सारे स्टेप्स को क्या कहेंगे हम? एपिस्टेमोलॉजी यानी थ्योरी ऑफ अ नॉलेज। He views truth in the form of a discussion of a religion, theology and metaphysics. आई बात ध्यान में? ही है ना गांधी जी, वो थियोलॉजी के डायमेंशन से भी देखते थे, वो मेटाफिजिकल डायमेंशन से भी देखते थे, और रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब सांप्रदाय के दृष्टिकोण से कि कौन सा सांप्रदाय किस चीज को मानता है, इस प्रकार से। By using these ideals of a human conduct, main human should order their social, political and economic world. ऑर्डर करना चाहिए हमने, ऑर्डर से ही समाज का कॉन्शियसनेस बनता है। आपने देखा होगा कि जब घर में कुछ अच्छा नहीं चलता है तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करते हो। समाज में भी, आप ऑफिस में, वर्क स्टेशन पे, जहां पे भी काम करते हो, आप देखते हो तो आपको लगता है यार, व्हाई वी डू नॉट फॉलो द ऑर्डर। ऑर्डर इज वेरी क्रूशियल फॉर, ऑर्डर का मतलब फिर से धर्म का ही कोई हिस्सा हुआ। Gandhi regarded Indian independence struggle stands for truth because it represents a just struggle for national and individual autonomy. In this sense, truth is not amendable to strict logical analysis. इसलिए उन्होंने लॉजिकल एनालिसिस से उसको ट्रीट नहीं किया। इट इज अ पार्ट ऑफ अ वैल्यू सिस्टम। है हम वहीं पे कि हमारे वैल्यूज क्या है। तो ऐसा था कि गांधी जी के समय में, जैसे मैंने अभी लॉजिक की बात की, एम्पिरिसिज्म की बात की, या एक्सपीरियंस या रैशनल की बात की, ये उस वक्त इवोल्यूशन के स्टेज पे था। इसलिए गांधी जी वॉज क्वाइट अवेयर ऑफ व्हाट भारतीय मीन्स, and Bharatiya means nothing but a value system, and he was quite aware, and that's why he was holding that identity and he was not taken away by any logical analysis. आई बात ध्यान में? Service to society, the only way to see God is through his creation and by identifying oneself with it. इसलिए वो देखते थे कि अगर किसी में प्रॉब्लम है ना, तो ही यूज टू कंसिडर, मानो कि कोई गरीब आपके सामने आता है, खाना मांगता है, कपड़े मांगता है, जो भी है, तो गांधी जी यूज टू सी हिम कि ये भगवान आया है मुझे, मेरे सामने, कि मैं अगर इसकी अवस्था पूरी कर दूं तो शायद मैं भगवान का ही सेवा कर दूं। तो इसके लिए वो किसी को नकारते नहीं थे। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ऑब्वियसली गांधी जी emphasizes in merging oneself with humanity, merging, and of regarding oneself as a part of a larger whole, कि हम, मैं अलग नहीं हूं, मैं जब तक मर्ज नहीं हो जाता इस टोटल सोसाइटी के साथ, तब तक मैं अपने आइडेंटिटी को उस तरीके का नहीं बना पाऊंगा, या आई वुड नॉट एक्सपीरियंस द गॉड। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम सोशल सर्विस टू दोज इन सर्च ऑफ अ डिवाइन विजन। अब ये स्पेशल डिवाइन का मतलब एक्चुअली इनको स्पिरिचुअलिज्म का ही जर्नी की बात करनी थी, बट वो ज्यादातर गांधी, सॉरी, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा हुआ था, उनके ऑलरेडी उसमें सब कुछ आ गया था। सो ही हैज जस्ट रिप्लेस हीज वर्ड विद द डिविनिटी। ओके, जो कहीं पे आपको ये मोस्टली क्रिश्चियनिटी में दिखाई देगा। फॉर गांधी, ह्यूमन ब्रदरहुड एंड वननेस फॉलो फ्रॉम द यूनिटी ऑफ अ लाइफ। ब्रदरहुड हमने डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया है इसकी वजह से।
एज अ पार्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन मैन शेयर द सेम लाइफ। हम कहीं ना कहीं पे सब एक ही है। देयर कैन बी नो रियल डिफरेंस बिटवीन देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल में कोई डिफरेंस सही में नहीं है। हमें लगता है कि हम काले हैं, गोरे हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, अमीर है, गरीब है, आगे है, पीछे है, बड़े है, छोटे है। दे ओन दे नो रियल डिफरेंस फ्रॉम द आईज ऑफ गॉड। ये गांधी जी मानते हैं, सत्य है। हर सत्य सनात इसमें आपको संत में दिख ही जाएगा कि हर संत सेंट यही बात करते हैं। फ्रॉम दिस डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एंड नेशनलिटी आर ट्रिवियल। डेफिनेटली ये ट्रिवियल ही है। थोड़ा सा हम उसको गहराई में जाके सोचे, लार्जर गुड के बारे में सोचे, सब के बारे में सोचे, तो वो ट्रिवियल ही लगेंगे। जेंडर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एंड नेशनलिटी, बट दे आर वेरी क्लोज टू द ईगो। ये पतंजलि योग ने इनको बहुत अच्छे से डील किया है। उसको वो कहते हैं चित्त। जो चित्त है ना, मॉडिफिकेशंस हमारे एग्जिस्टेंस का, वो कन्वर्ट होता है चित्त में। चित्त को ईगो ही कहा जाता है। ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी के वजह से हम आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैं एक्स वाई जेड कास्ट का हूं, मैं एक्स वाई जेड जेंडर का हूं। ये इतना हमारे आइडेंटिटी के क्लोज है कि हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट जब तक हम उसको पकड़ के रखेंगे, हम लार्जर गोल को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई गांधी जी सेड दीज डिस्टिंक्शंस आर ट्रिवियल व्हिच इज अंडरलाइंग द यूनिटी ऑफ अ लाइफ ऑफ मैनकाइंड। वो कहते हैं ना, यही तो कर्म है, यही तो ऑब्स्टैकल्स है इन दी पाथ ऑफ अ प्रोग्रेस और अ ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन काइंड। हम लोग कहीं ना कहीं पे इन सब के बियॉन्ड जाने का हमने प्रयास करना चाहिए, और यही तो पढ़े लिखे लोगों का काम हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, बट गांधी जी ने एटलीस्ट अपने लाइफ में ये तो कहने का प्रयास पक्का किया है। दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ अ लाइफ लीड्स टू गांधीयन कंसेप्ट ऑफ अ सेक्युलरिज्म और a religious tolerance, human equality, and explains his lifelong battle against the untouchability। वो कहते हैं ना कि हम ऐसा नहीं कहीं पे, देखो एक साइड पे उन्होंने सोशल सर्विस की बात की है, जहाँ पे पिछड़े, बैकवर्ड, जो छूट गए हैं, डेवलपमेंट के साइकिल में नहीं आए हैं, एक तो उनके लिए सेवा देना है। और दूसरी बात जो है वो डिफरेंसेस, जेंडर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, नेशनलिटी, जो भी ये डिफरेंसेस हम देखते हैं, ये डिफरेंसेस अगर ट्रिवियल मान के चलते हो और जिसको जो जरूरी है उसके लिए सेवा प्रदान करते हो, तो अपने आप में इक्वेलिटी इस्टेब्लिश हो सकती है। बहुत सही तरीके से गांधी जी ने सिंपल कर दिया था। लेकिन वो क्या है, गवर्नमेंट के अपने एजेंडे, अपने मंसूबे, इन सब के वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और ये सिंपल इक्वेशन हम आज भी समझ नहीं पाते हैं, और उसी की वजह से आज भी देश में स्टेबिलिटी नहीं है। आई बात ध्यान में। ये ट्रिवियल इश्यूज को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस प्राप्त हो चुका है, और डेफिनेटली जो चाहते हैं वो लोग देने ही वाले हैं। और इसके बियॉन्ड जब तक हम नहीं जाएंगे, सेवा वृत्ति से काम नहीं करेंगे जो पिछड़े हैं, तब तक इक्वेलिटी का रास्ता आसान नहीं है। तो देखिए, सिंपल भाषा में गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। आप बस इसको अपने आंसर्स में इनकलकेट करने का प्रयास करिए। नो इश्यूज। आपको शायद इसके भी सवाल आते होंगे कि सर कैसे क्या हम अपने आंसर्स में इसको लिख सकते हैं। पढ़ाना तो ठीक है, समझना भी एक बार ठीक है। आंसर राइटिंग अपने आप में एक स्किल है, आर्ट है, जिसको सीखना ही पड़ेगा। तो आने वाले कुछ दिनों में हम जो इथिक्स अपना जीएस पेपर 4 है, उसका 2023 का एनालिसिस जो है, उसका एक एक क्वेश्चन को मैं आपके, या दो दो क्वेश्चन को ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो वो एनालिसिस से भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हो या कर पाओगे। दिस इज व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस देन। तो लेट्स बी इन टच। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।